जय हिंद। एक बार फिर हमारे चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम समझते हैं कि राज्य और राज्यों का गठन किस प्रकार से किया गया हमारे संविधान में। तो पिछला टॉपिक जो है हमारा चल रहा था भाग एक संविधान का, उसके राज्य और उसके संघ शासित प्रदेश या फिर भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इनके बारे में हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था, पिछला लेक्चर हमने इसके बारे में लिया था। आज हम जानते हैं कि भारत में जो राज्य हैं, वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनका गठन किस प्रकार से किया गया और इसके संबंध में बनाए गए कुछ आयोग जैसे कि धर आयोग, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आयोग किस प्रकार से हैं और वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन है वो किस प्रकार से किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के समय, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के समय भारत के अंदर ब्रिटिश भारत और कुछ देसी रियासतों का क्षेत्र था। उस समय भारत का जो क्षेत्र था उसको 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक ब्रिटिश भारत का क्षेत्र आता था, दूसरा देसी रियासतें आती थी, और तीसरा जो अधिकृत क्षेत्र, और चौथा यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो उस क्षेत्र में कुछ एक कमिश्नरीज का भी एरिया बनाया गया था। तो अगर आप उस समय का नक्शा भारत का देखेंगे तो उस समय जहाँ पे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों की जो कमिश्नरीज होती थी, जहाँ से वो रूल करते थे, तो उन छोटे छोटे एरियाज को एक अलग राज्य के रूप में वहाँ पे बनाया गया था। तो इसमें 4 क्षेत्र शामिल किए गए थे उस समय पे। कौन कौन से 4 क्षेत्र? एक ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, दूसरा देसी राज्य या देसी रियासत, और तीसरा यूटीज, और चौथा कमिश्नरीज। तो ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया वो वाला क्षेत्र था जिस पर ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिशर्स का रूल था, और देसी रियासतें जिन पे इंडियन रूल कर रहे थे, यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केवल अंडमान एंड निकोबार वाला द्वीप ही उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, और कमिश्नरीज वो क्षेत्र थे जहां से जो ब्रिटिशर्स वो रूल किया करते थे, जहां पे उनके हेड ऑफिस या कलेक्ट्रेट होती थी। तो इसी तरह से आप अगर उस समय का नक्शा देखेंगे तो उसमें जैसे छोटे छोटे एरिया थे, जैसे मद्रास के अंदर एरिया, कलकत्ता का एरिया, बंगाल का एरिया, और उड़ीसा का एरिया, और अजमेर राजस्थान में जो छोटे छोटे आज जो शहर के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो शहर उस समय पे उनकी कमिश्नरीज हुआ करते थे। तो उस समय के नक्शे में आप देखेंगे कि उनको भी अलग से दिखाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान जो परिस्थिति है, भारत का जो वर्तमान नक्शा है या वर्तमान स्थिति, वो किस तरह से बनी है। क्योंकि अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से गठन किया गया राज्यों का। तो सबसे पहले बात उस समय की है जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो विभाजन होने के साथ ही आप देखेंगे कि भारत उस समय एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो पहले इससे अफगानिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन खींच दी गई। उसके बाद आप देखेंगे 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश का क्षेत्र है वो अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, और इस प्रकार से अलग होते होते जो आज भारत है, वो भारत का एक महत्व जो था, वो भारत का जो एक क्षेत्र था, वो धीरे धीरे कम हो गया था। लेकिन इसमें अगर हम बात करें 1947 में, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय भारत के पास ये क्षेत्र हुआ करते थे जिसमें देसी रियासतों की अगर बात करें तो 552 देसी रियासतें थी, और उसमें बाकी ब्रिटिश क्षेत्र शामिल थे। तो जब भारत का संविधान बनाया गया और अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया, तो आज़ाद करने के समय अंग्रेजों ने ये अलाउ किया था कि जो देसी रियासतें हैं, इनमें से कोई भी रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, अपना संविधान खुद बना सकती है, या फिर भारत और पाकिस्तान इन दोनों में से किसी में भी मिल सकती है। तो कुछ रियासतें पहले ही पाकिस्तान के एरिया में चली जाती हैं, जो पाकिस्तान में मिल जाती हैं। लेकिन अब बची भारत के पास कितनी रियासतें? 552 रियासतें।
तो इनमें से जब बात आई कि उनको किस में मिलना है, कौन से देश के साथ उन्हें जाना है, तो 552 रियासतों में से लगभग 549 यानी कि 549 जो रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स, वो भारत में शामिल हो चुके थे। लेकिन 3 रियासतें, 3 क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने भारत में या पाकिस्तान में किसी में भी शामिल होने से मना कर दिया गया, और उन्हीं तीनों को लेके भारत के बीच जो विवाद बना रहा। अब हम समझते हैं कि वो 3 देश या वो 3 रियासतें वो कौन कौन सी थी जिन्होंने भारत या पाकिस्तान में ना मिलके अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल जो है वो 552 रियासतें थी, और 552 रियासतों को इनको भारत में मिलाने का जो काम था, भारत में मिलाने का जो काम था या एक अखंड भारत बनाने का काम, उसके लिए 3 लोगों को अपॉइंट किया गया था, जिसमें 3 लोग थे सरदार पटेल, वीपी मेनन, और तीसरे थे माउंटबेटन। तो सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक साथ, तीनों ने भारत की जो 552 रियासतें थी उन सभी रियासतों को उनके साथ कुछ समझौते और इस तरह से उनको समझा के कन्विंस करके सभी को भारत में मिला लिया। लेकिन इनमें से 549 रियासतें तो शामिल हो गई, लेकिन इनमें से बची 3 रियासतें। तो जो 3 रियासत थी, 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने भारत में शामिल होने से साफ इनकार किया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और स्वतंत्र रहने के लिए वो बन गए, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन अगर हम बात करें अब उसमें कौन कौन से थे, उसमें एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, तो ये 3 क्षेत्र थे। इन तीनों क्षेत्रों ने साफ इनकार कर दिया और वो भारत से और पाकिस्तान से स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो इनको मिलाने के लिए क्या किया गया, अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मिलाया गया हैदराबाद को, और हैदराबाद को मिलाने के लिए हैदराबाद अपनी स्वतंत्र मांग रख रहा था। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो हैदराबाद है और तमिलनाडु, वो हैदराबाद और तमिलनाडु पूरा क्षेत्र एक ही हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से वो फेमस था। और मद्रास का जो क्षेत्र था, वो देसी रियासत जो मद्रास वाली एरिया था, वो एरिया अलग ही था। आज आप देखेंगे उसी में से आंध्र प्रदेश और हैदराबाद आज अलग हुए, दोनों आज आपको दिखते हैं कि वो अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन अगर आप उसकी बात करेंगे तो उस समय पे जब हैदराबाद को मिलाने की बात की गई, तो हैदराबाद जो था वो अपने आप को अलग ही स्वतंत्र रखना चाहता था। लेकिन सरदार पटेल जी ने जो था, सरदार पटेल ने वहां पे सभी लोगों को, मतलब उसमें अपने एक पुलिस ऑपरेशन वहां पे चलाया, जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना गया, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो चलाया। अब इस ऑपरेशन पोलो में क्या था कि भारत की जो आर्मी थी, उस आर्मी को वहां की लोकल पुलिस के रूप में वहां भेजा गया और आंदोलन वहां पे शुरू कर दिए गए। तो वहां पे लोगों को एक तरह से बहुत, मतलब एक दंगे फसाद इस तरह की चीजें होने लगी, जिस वजह से हैदराबाद ने अपने आप को फिर वहां पे भारत में ही शामिल कर लिया गया और उसको पुलिस ऑपरेशन के द्वारा मिला लिया गया। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो चलाया और ये एक पुलिस ऑपरेशन था, लेकिन इसमें रियलिटी में वल्लभ भाई जो ये थे सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार पटेल ने क्या किया था, सरदार पटेल ने अपने देश की आर्मी को वहां पे भेज दिया था पुलिस की भर्ती में, पुलिस के रूप में। ठीक है, तो क्लियर। दूसरा आया जूनागढ़। अब जूनागढ़ को जब मिलाने की बात की गई, तो जूनागढ़ को मिलाने के लिए जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी, जूनागढ़ की जनसंख्या अधिकतर वहां पे जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी, और वहां का जो राजा था रियासत का वो था महाबत खान। उसका नाम जो था महाबत खान था और वो एक मुस्लिम था। तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट में जाना चाहता था, लेकिन वहां की जनता जो थी वो मोस्टली हिंदू होने के कारण वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो यहाँ पे रेफरेंडम करा दिया गया, यानी कि जनमत संग्रह। तो यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। अब रेफरेंडम होने से इसका जूनागढ़ का जो पक्ष था वो मिला किसको, भारत को। तो वहां की जनता भारत के पक्ष में आ गई, लेकिन जो महाबत खान था वो भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग गए। ठीक है, तो अब इसमें जूनागढ़ भी शामिल हो गया भारत के अंदर और हैदराबाद भी शामिल हो गया भारत के अंदर।
तो जूनागढ़ जो था ये आज जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात का क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात का, तो वहां पे हुआ करता था। और हैदराबाद आप जानते हैं आज तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। तो उस समय जो हैदराबाद था वो बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर जो है वो किस तरह से शामिल हुआ, तो जम्मू कश्मीर में जो शासन था वो वहां पे राजा थे हरि सिंह। तो वहां पे हरि सिंह जो राजा थे, अब जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो जम्मू कश्मीर भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, वहां पे उसने अपना ही रूल चलाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान ने क्या किया, इधर भारत में जवाहरलाल नेहरू ने भी और वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन, इन सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर मिला दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वो भारत के अंदर मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जिस हरि सिंह जो थे राजा, वो अपने आप को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान जैसे ही आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने वहाँ की जो पख्तूनी या जो जनजातियाँ थी, वहाँ की बर्बर जनजातियाँ, तो क्रूअल जो ट्राइब्स थी उनको और कुछ टेररिस्ट रूप में उनको खाने का लालच देके और उनको हथियार और ये सब ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद उनको भारत के अंदर, सॉरी इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया हम यहाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो आज आप अगर देखें तो ये जो क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का, ये क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का था, इसको तो इधर से पाकिस्तान था, इधर पाकिस्तान ने अपने कुछ आतंकवादी लोगों को या जनजातियों को इधर से घुसा दिया, तो वो इधर से घुसना शुरू हुए और इधर से यहाँ पे मारकाट करते हुए, मारकाट मचाते हुए वो यहाँ तक पहुंच गए, श्रीनगर तक पहुंचने ही वाले थे। तो इस क्षेत्र को वो पहले ही कैप्चर कर चुके थे और यहाँ पे उन्होंने एक बर्बर आतंक मचाया और इस प्रकार से पूरे इस क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अब जब हरि सिंह को ये दिख रहा था, जो राजा थे यहाँ के, तो उनको जब ये दिख रहा था कि अब वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, पाकिस्तान से या भारत से वो अलग नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो पहुंचे जवाहरलाल नेहरू जी के पास। नेहरू जी बचा लीजिए। लेकिन जब नेहरू जी ने पटेल जी से बोला कि पटेल जी इनकी हेल्प कीजिए, इनको बचाइए, तो पटेल जी ने नेहरू जी को वहां पे रोक दिया और अपनी एक अच्छी कूटनीतिक स्ट्रेटेजी बनाते हुए उन्होंने बोला कि मतलब हरि सिंह जो हैं वो अलग हैं, वो स्वतंत्र राष्ट्र है, तो हम उसको क्यों बचा सकते हैं, हमारा वहां पे क्या प्रॉफिट है और हम उसको क्यों बचाएंगे, तो वो एक दूसरे राष्ट्र का मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे पटेल जी ने इस प्रकार से नेहरू जी से इस बात को रखा। अब उसी बात से डरते हुए हरि सिंह ने फिर उसमें पटेल जी को भी समझाया, पटेल जी के साथ भी बातचीत की। तो पटेल जी ने क्या किया, पटेल जी ने फिर उस बात पे वहां पे उन्होंने पक्ष रखा कि पहले आप भारत में शामिल हो जाइए, भारत में मिल जाइए, तब हम कुछ मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर हरि सिंह ने जो एसेसरेशन जो लेटर था या फिर जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसके अंडर जो है वो भारत के अंदर शामिल हुआ। और उस विलय पत्र के अंदर शामिल होने के बाद पटेल जी ने अपनी सेना भेजी, अपनी एयरफोर्स भेजी और एयरफोर्स भेज के वहां के जो आतंकवादी संगठन थे, पाकिस्तान के जो भेजे गए ग्रुप्स थे, उनको मार गिराया और जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में शामिल कर दिया विलय पत्र के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ भारत में, विलय पत्र से, एसेसरेशन लेटर, सॉरी एक्सेशन लेटर, एसेशन लेटर के थ्रू जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे तो प्रेजेंट में वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति ये है कि अब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि किस प्रकार से देशी रियासतों को और सभी क्षेत्रों को भारत के अंदर मिला के और किस प्रकार राज्यों का गठन किया गया था। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब इसमें ये मिल गया, लेकिन अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर और उसको मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी एक इसकी स्टोरी है, जम्मू कश्मीर की पूरी एक कहानी। तो उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे और आप चाहेंगे कि इस पे जम्मू कश्मीर पे पूरा एक शुरू से और लास्ट तक का वीडियो जो है वो बना के डाला जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करिए और बताइए कि कितना आप चाहते हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर पे एक पूरा जो उसका वीडियो है उसके शुरुआत से और प्रेजेंट तक, तो उस पर एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे और उसको डालेंगे। चलिए, तो अभी सिर्फ समझते हैं इसके बारे में। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सभी रियासतें भारत के अंदर मिल गई तो अब हुआ ये
कि जो मद्रास था, मद्रास जो था, अब मद्रास की अगर बात करें तो मद्रास ये वाला क्षेत्र जो था हमारा, ये इस तरह से ये मद्रास का क्षेत्र था इतना पूरा। अब इस मद्रास वाले क्षेत्र में नीचे जो थे वो तमिल भाषी लोग थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और ऊपर वाले जो लोग थे वो थे तेलुगु भाषी। तो अब यहां पे बात ये हुई 1952 में, 1952 में यहां पे एक मतलब इस प्रकार का विद्रोह या फिर मांग जो थी इससे पहले भी शुरू हो रही थी, क्योंकि भारत जो था वो भाषाई आधार पे बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग 1948 से शुरुआत हो चुकी थी भाषाई आधार पे राज्यों की मांग को लेके, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका था इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में ऊपर वाला क्षेत्र तेलुगु वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों भाषाई आधार पे अपने राज्यों को डिवाइड करना चाहते थे, भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य चाहते थे। तो उसके चलते 1948 में 1948 में पहले एक एस.के. धर कमीशन बनाया गया। तो एस.के. धर कमीशन बनाया, इसके अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे वो एस.के. धर थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। अब इस कमीशन ने क्या किया गया, भाषाई आधार पे जो ये मांग उठ रही थी, मतलब जो भाषाई आधार पे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, तो भाषाई आधार पे राज्य के गठन की मांग को इन्होंने खारिज कर दिया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। इनके कैंसिल करने के बाद ही 1948 में ही दूसरा कमीशन बनाया गया जिसको जेवीपी कमीशन कहा गया, जेवीपी कमीशन। तो जेवीपी कमीशन जो था उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोग थे। तो कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो मैं नाम यहां पे लिख दे रहा हूं। तो जवाहरलाल नेहरू जी जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये तीनों लोग थे। इन तीनों ने भी इसका इंस्पेक्शन किया, पूरी जांच की, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भी, यानी कि जो ये कमीशन बनाया गया था जेवीपी कमीशन, इसने भी भाषाई आधार को रद्द कर दिया। भाषाई आधार यानी कि लैंग्वेज बेस पे राज्यों का गठन करने से इसने भी मना कर दिया। लेकिन अब ये दोनों बने थे कब, 1948 में, और 1949 में 1948 में दोनों कमीशन बनाए गए, और 1949 में दोनों कमीशंस की रिपोर्ट आई। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने इसको भाषाई आधार को खारिज करते हुए, कैंसिल करते हुए, नए राज्य के गठन का आधार भाषा के आधार पर करने से मना कर दिया। अब उसी समय एक इंसिडेंट ये हुआ, 1952 में एक आंदोलनकारी जिनका नाम था पेट्टू श्री रामुल्लू। तो पेट्टू श्री रामुल्लू जो थे वो, इन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल किया। तो इन्होंने 56 दिन तक, लगभग 56 डेज ये भूख हड़ताल पे बैठे रहे, हंगर स्ट्राइक कर दिया, और स्ट्राइक के बाद 56 दिन के बाद इनकी 1952 में डेथ हो जाती है। और उस डेथ होने के बाद यहाँ पे आंदोलन पूरी तरह से छिड़ जाता है। लोग जो हैं वो उनकी, जवाहरलाल नेहरू की तुलना डलहौजी से करने लगते हैं कि ये डलहौजी से भी खतरनाक है, ये तो इनका शासन डलहौजी से भी ज्यादा एक खतरनाक साबित हो सकता है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, किसी प्रकार की मांगे नहीं मानी जा रही हैं।
तो इस प्रकार जब ऐसा हुआ तो नेहरू जी घबरा गए। अब नेहरू जी ने घबरा के क्या किया, नेहरू जी ने घबरा के अनाउंस कर दिया कि ठीक है हम एक नया राज्य गठित कर देंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि लीपापोती करके इस तरह से जो ये होगा, और ये बात जब धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, जब दब जाएगी, तो इस पर इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो आंदोलन था ये धीरे धीरे दक्षिण भारत के अंदर बहुत बड़ा रूप इसने ले लिया और ये बढ़ता चला गया। तो तब जाके जवाहरलाल नेहरू जी ने कब 1953 को इसको एक अलग करके और ऊपर वाला जो एक क्षेत्र था इसको आंध्र प्रदेश के नाम से, यानी कि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। किस भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे। तो तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन और तमिल भाषा के आधार पे तमिलनाडु का, तो इन दोनों राज्यों का गठन कर दिया गया। तो इस दिशा में जो उठाया गया कदम था, अगर इसमें हम देखें तो भाषाई आधार पर फर्स्ट स्टेट जो पहला राज्य बना वो बना 1953 में। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब हुआ क्या, जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, लेकिन अभी इसको सिर्फ कागजों में किया गया था, अभी लागू नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि बात क्या है कि लागू करने के लिए आप संविधान बनाया है हमने, और संविधान बनाने पे इतना सारा टाइम वेस्ट किया है, तो अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो कुछ नई चीज बनाने के लिए आपने कुछ बनाया है तो उसको बनाने के लिए आपको एक नया संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने 1956 में जाके संशोधन किया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले अभी तक भाषाई आधार को लागू नहीं किया गया था। जब भाषाई आधार अभी तक लागू नहीं हुआ तो इसके चलते जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का गठन हो गया तो इसके चलते उत्तर भारत में भी, पूर्वी भारत में भी, पश्चिमी भारत में भी, तो भारत के हर क्षेत्र में कोने कोने से आवाज उठने लगी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की। और जब ये सब उठने लगा तो नेहरू जी के सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति सामने आ गई। इस तरह से पूरे भारत को अलग अलग भाषा के आधार पे अगर बांटा जाएगा तो उसका क्या होगा। तो इसी के आधार पे एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। तो यहां 1953 में फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। ये फजल अली जो है ये नाम है, फजल अली कमीशन। इसमें 3 सदस्य थे, 3 मेंबर थे। एक थे फजल अली, दूसरे थे के.एम. पणिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली आयोग में ये 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। तो इन्होंने पूरे भारत का एक इंस्पेक्शन किया कि भाषाई आधार पे जो मांग है वो किस लेवल पे उठ रही है और उस पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से डिसीजन लेना सही रहेगा और किस प्रकार से इसमें बदलाव करना चाहिए। तो जब ये कमीशन ने इंस्पेक्शन किया तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1956 में पेश की। 1956 में इसकी रिपोर्ट आई। तो 1956 की इसकी रिपोर्ट ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको भाषा के आधार पे भारत के अंदर राज्यों का गठन करने की डिमांड को मान लिया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको आगे बढ़ा दिया गया। फिर इसी आधार पे भारत में कई राज्यों का गठन किया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, कई राज्य बना दिए गए इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कई प्रकार से मतलब भारत के अंदर अब उसी समय संशोधन किया गया और लगभग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 1956 में। और इसी समय भाषाई आधार पर पहला जो राज्य था अस्तित्व में आने वाला,
जो अस्तित्व में आया, एक्सिस्टेंस में आने वाला जो स्टेट बना वो बना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को अस्तित्व में ला दिया गया और फजल अली आयोग जो था, उस फजल अली आयोग की सिफारिश पर यहाँ पे एक नए आयोग का गठन कर दिया गया जिसको कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन। तो जो ये फजल अली आयोग था, इस फजल अली आयोग को ही बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट फॉर्मेशन कमीशन, 1956 में। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया और इसके अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ राज्य बाद में जोड़े गए, जैसे कि बहुत से राज्य ऐसे थे जो अभी तक यहाँ पे अंग्रेजों ने आजाद कर दिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र में पुर्तगाली राज्य कर रहे थे। तो जैसे कि गोवा था, महाराष्ट्र, गोवा क्षेत्र, गोवा वाला जो क्षेत्र था, गोवा अंग्रेजों के उसके पुर्तगालियों के कब्जे में था, उसको हमने बाद में छुड़ाया है। तो इस प्रकार से काफी सारे देश थे और फिर काफी सारे राज्य भारत के अंदर थे और इस प्रकार फिर कई राज्यों को तोड़ तोड़ के और भी अलग अलग बना दिए गए। जैसे कि अगर बात करें 2000 की, तो 2000 में 3 राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, तो ये 3 राज्य बना दिए। अब इनमें से छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बनाया गया, झारखंड को किससे अलग करके बनाया, बिहार से। तो झारखंड को बिहार से अलग करके बना दिया गया। इस तरह से राज्य बना दिए गए। बात करें अगर 2015 में आप देखेंगे कौन सा, तेलंगाना अस्तित्व में आ गया था, जिसको आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना दिया। तो इस तरह से इसी प्रकार बनाते बनाते हमारे वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। क्लियर? तो अब इसमें देखिए, जैसे कि अगर बात करें तो उस समय जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो मोस्टली ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पुदुचेरी पुर्तगालियों के कब्जे में था, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो उनको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर उनको भारत में शामिल कर लिया गया राज्य के तौर पे। लेकिन जैसे जो लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जानते थे और वो क्षेत्र खाली पड़ा हुआ, एक समुद्र के अरब सागर के अंदर पड़ा हुआ एक खाली ऐसा क्षेत्र था जहां पे जनजातियां रहती थी। तो उसका पाकिस्तान को पता था। पाकिस्तान को जब पता लगा तो पाकिस्तान ने अपने जहाज जो है, पाकिस्तान ने अपने लोगों को भेज दिया वहां पे कब्जा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान से जस्ट आधा घंटा पहले भारतीय सेना वहां पे पहुंच जाती है और भारतीय सेना ने जाके वहां पे अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया। लेकिन वहां के जो जनजातीय लोग थे उनको ये नहीं पता था कि ये क्या है। तो मतलब एक तरह से सिर्फ उनके लिए ये था कि बस आप जो है मतलब भारत में शामिल हो चुके हो और भारत में हो, तो उसको मिलाने का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं रहा। जब पाकिस्तानी सेना वहां पे पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने दूर से देखा कि भारत का झंडा, तिरंगा जो है वहां पे लहरा रहा है, तो वो लोग वहां से वापस हट गए। तो इस तरह से हमने लक्षद्वीप को मिला लिया। अंडमान निकोबार पहले से ही भारत के क्षेत्र में था। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इतना जो है वो आज कंप्लीट हुआ एक तरह से। अब इसमें आगे मैंने आपको बताया था किसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो अगर आप कमेंट करके बोलेंगे जम्मू कश्मीर के इश्यू पे, जम्मू कश्मीर का एक शुरुआत से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक का जो एक फेज रहा है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो अगर आपके कमेंट आप चाहेंगे तो ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसी दिशा में आप देखेंगे जो राज्य भारत के बने हैं, जैसे कि 14 राज्य जो थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद जो बाकी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको डेट सहित कब कौन सा राज्य बनाया गया, कौन से नंबर का कौन सा राज्य बना था, तो उसका डाटा जो है हम आपको या तो लिखवा देंगे अगर आप कहेंगे, या फिर आप पढ़ सकते हैं उसको। चलिए, ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा सिटीजनशिप होगा, नागरिकता के बारे में होगा। और तो इस पे हम अपना अगला वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और
पिछले वीडियोस को जरूर देखिए। पिछले वीडियोस को देखने से आपको ये चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी कि पिछला हमारा जो संविधान का एक प्रोसेस रहा है वो क्या है। और उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।